मैराथन दौड़ की आधिकारिक दूरी क्या होता है। अब मैराथन से संबंधित आपका जो भी क्वेश्चन आ जाएगा, मैराथन तो थोड़े केवल दूरी ही पूछता है, इसे कैसा ट्रैक पे दौड़ाया जाता है, व्हील चेयर प्रयोग होता है या नहीं होता है, इस तरह से बहुत सारा इससे प्रश्न बनता है। जीके और जीएस समुद्र है, उसमें से एक क्वेश्चन से बहुत सारा जो है क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो उसी आधार पर मैं जो है थ्योरेटिकल ज्यादा क्वेश्चन लाया हूँ और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कम से कम 15 से 20 ही मिलेगा इसमें। लेकिन इस 15-20 की थ्योरी कितना सारा है, इस थ्योरी जैसे मैराथन की थ्योरी की बात की जाए तो इतना सारा थ्योरी, तो मतलब कि एक क्वेश्चन से आपका जो है कम से कम इसमें जो है आज इस वीडियो में एक क्वेश्चन से कम आपको 50 से 60 क्वेश्चन बनने वाला है। आइए देखते हैं कैसे बनेगा, जो जिसका हम साक्ष्य भी दिखा देते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है मैराथन दौड़ की आधिकारिक दूरी क्या होता है। मतलब जो मैराथन दौड़ता है उसकी आधिकारिक दूरी क्या होता है, तो वो दूरी होता है 26 मील और 385 गज होता है। किलोमीटर में पूछ दे तो आपको कन्वर्ट करना होगा, 1 मील बराबर होता है 1.6 किलोमीटर, मतलब बोल सकते हैं 1600 मीटर। जो लोग जिनका जो है बिहार पुलिस फिजिकल टेस्ट के लिए सिलेक्शन हो जाएगा वो लोग 1600 मीटर यानी कि 1 मील की तैयारी करेंगे। इस बात को याद कर सकते हैं कि 1 मील में कितना होता है 1.6 किलोमीटर। इसे कन्वर्ट करके ही पूछ सकता है, बहुत ऐसा रेयर केस में होता है। तो 1 मील में कितना होता है 1.6 किलोमीटर, और मैराथन के लिए 26 मील और 385 गज दूरी तय करना होता है। अब मैराथन के लिए संबंधित कौन कौन फेमस क्वेश्चन है वो यहाँ देख लेते हैं। मैराथन से कौन कौन क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बना है, मैराथन एक लंबी दूरी का पैदल दौड़ है जिसकी दूरी 26 मील और 385 गज होती है। यह आमतौर पर सड़क पर दौड़ाया जाता है, क्योंकि उतना लंबा ट्रैक कहाँ बनाएगा, इतना लंबा ट्रैक मिट्टी का तो बनाना संभव है ही नहीं, तो सड़क पर ज्यादा दौड़ाया जाता है। या फिर ट्रेल मार्गों पर, जो ट्रेल मार्ग आप लोग जो देखते होंगे गुड्डी टाइप का बना रहता है, उसके भी इसको रनिंग कराया जाता है। मैराथन से और क्वेश्चन पूछता है, मैराथन को दौड़कर या चलकर भी पूरा किया जा सकता है। मान लीजिए जैसे कोई बाबा धाम जा रहा है, वो मैराथन हुआ, उसी तरह से बहुत लंबी यह दौड़ होता है। 1896 में आधुनिक ओलंपिक शुरू होने के बाद से मैराथन एक ओलंपिक दूरी रही, लेकिन 776 ईसा पूर्व बीसी की कहानी 261 ईस्वी तक चले प्राचीन ओलंपिक में ऐसा कुछ भी नहीं देखा गया। मतलब अभी के ओलंपिक की शुरुआत जो है 1896 में हुआ था। जो ओलंपिक में 4 छल्ला होता है, 4 सर्कल होता है ओलंपिक में, तो ये ओलंपिक की शुरुआत जो है, ये ओलंपिक की शुरुआत 1896 में हुआ। लेकिन जो प्राचीन ओलंपिक होता था एथेंस में, कब से शुरू हुआ था 776 बीसी। यहाँ से यह भी प्रश्न बना, हम वही क्वेश्चन यहाँ पे लाए हैं जिससे कि नए नए प्रश्न बन सकता है। तो 776 बीसी में प्राचीन ओलंपिक हुआ। और आधुनिक ओलंपिक की बात करें तो आधुनिक ओलंपिक 1896 ईस्वी में हुआ था। यहाँ से 2 क्वेश्चन बना, एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत कब हुआ 1896 में, और पूछ सकता है कि प्राचीन ओलंपिक का शुरुआत कब हुआ 776 ईस्वी तक हुआ था। अब इसमें 1921 ईस्वी तक दूरी मानकीकृत थी, मतलब समय समय पे इसमें अपडेट किया गया। और इससे क्वेश्चन पूछ सकता है, राम सिंह यादव एक भारतीय मैराथन धावक पूछ सकता है, इनमें कौन भारतीय धावक थे। राम सिंह यादव। नितेंद्र सिंह रावत भारत के सर्वश्रेष्ठ मैराथन धावक में से एक थे। बिहार के नंगे पर लंबी दूरी के धावक रहे शिवनाथ महानतम। ये फेमस हो सकते हैं यदि जब ओलंपिक की गहराई में जाकर के पूछ देते। ये सब टेक्स्ट बुक का लाया हुआ क्वेश्चन है, और टेक्स्ट बुक इस पूरे दुनिया भारत का सबसे नंबर 1 मंच अभी माना जाता है एजुकेशन के मामले में। तो वो ऐसा ही नहीं दिया है, कुछ जान कर नहीं दिया, क्योंकि बिहार का एग्जाम है, यहाँ से जो है बिहार से संबंधित ओलंपिक प्लेयर शिवनाथ महानतम के द्वारा जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दूसरा क्वेश्चन की तरफ चल। दूसरा क्वेश्चन है एरिट्रिया, जो 1993 में संयुक्त राष्ट्र का 182वां सदस्य बना, किस महादेश में स्थित है। अब यूएनओ के बारे में इसमें बताएंगे कि यूएनओ में कुल कितना सदस्य है, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है, और लास्ट सदस्य कब बना, सभी चीज इसमें बताएंगे। तो एरिट्रिया की बात करें तो एरिट्रिया एक देश है, वो खुद बोल रहा है। तो 1993 में यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ बोले तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यह जो है यहाँ पड़ता है, अफ्रीका में पड़ता है। अफ्रीका को अंध महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। अंध महाद्वीप अफ्रीका में कौन सा ऐसा महाद्वीप है जहाँ पे तीनों रेखाएं गुजरती है। तो तीनों रेखाएं कहाँ कहाँ से गुजरती है, कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा।
तीनों रेखाएं जो है अफ्रीका महाद्वीप से गुजरता है। ये भी इस महाद्वीप से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया, दूसरा सबसे छोटा यूरोप और एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप। इतना सारा क्वेश्चन। अब यूएनओ से जान लेते हैं यूएनओ के बारे में। यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हुआ था। तब विश्व भर में थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो जाए इसके लिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना हुआ। 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुआ था। इसकी स्थापना सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में की गई थी। अमेरिका का जगह है सैन फ्रांसिस्को, जिसे हम लोग का बाहर इंडिया का जगह दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता ये सब है। इसी तरह से सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में हुआ था। 1946 में मुख्यालय को न्यूयॉर्क स्थानांतरित कर दिया गया। 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुआ था, लेकिन 1946 में ही इसका पूछ सकता यह भी कि प्रारंभिक समय जो है इसका मुख्यालय कहाँ था, तो सैन फ्रांसिस्को में था। यही सब क्वेश्चन हम लोगों को निकालना। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का स्थापना तो सभी जानते हैं कि 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। कहाँ हुआ था? सैन फ्रांसिस्को। लेकिन यदि जब ऑप्शन आ जाएगा न्यूयॉर्क, तो अधिकतर लोग न्यूयॉर्क ठोक करके आएंगे। इसी कारण से बाद में पता चलता है कि हम इतना मार के आए और मेरा रिजल्ट नहीं हुआ। तो यही सब क्वेश्चन जो है बिहार पुलिस थोड़ा माइंड लगा करके पूछता। तो 1946 में न्यूयॉर्क में स्थानांतरित कर दिया गया था कैपिटल। वर्तमान में 193 देश है और अंतिम देश बना है सूडान, दक्षिण सूडान बना है। दक्षिण सूडान अंतिम देश बना है, यूएनओ का सबसे अंतिम सदस्य बना है और 193वां सदस्य बना है सूडान। पूछ सकता है कि हाल ही में, या पूछ सकता है कि यूएनओ का सबसे अंतिम देश कौन बना है, तो 193वां देश। मतलब यूएनओ में अभी तक 193 देश, बहुत सारा देश अभी भी है जो यूएनओ का भाग नहीं है। तो अंतिम देश बना है कौन? दक्षिण सूडान। 142वां बना था कौन? 142वां देश बना था ये एक इरिट्रिया, जिसके बारे में हम, जिसके माध्यम से इतना सारा हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र चार्टर 24 अक्टूबर 1945 को लागू हुआ था। चीन, फ्रांस, यूके, सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार को अधिकांश अनकाउंटिंग स्कीम। इंडिया का भी ऑफर आया था वीटो लेने का, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय जो प्रधानमंत्री थे, वो अपना ऑफर जो है चाइना को दे दिए। इसी कारण जो है वहां पर वीटो चाइना को मिल गया, नहीं तो अभी हम लोग के पास भी वीटो रहता है यहाँ पे। यूएनएसए आओ क्वेश्चन पूछा, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और इसके पेंटागन इसका जो प्रमुख रक्षा है और नॉर्वे के जो है अध्यक्ष है। तो ये सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है यूएनएसए। यूएनएसए यहाँ 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुआ था सैन फ्रांसिस्को में और 193वां देश बना था दक्षिण सूडान बना है, ये भी याद रखना। अगला क्वेश्चन की बात करें, किस भारतीय वैज्ञानिक को न केवल नोबेल पुरस्कार अपितु भारत रत्न भी प्राप्त हुआ? अब यहाँ से क्वेश्चन आप पहले बताइए कि भारत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कौन है? तो दो तरह का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। सर्वश्रेष्ठ यदि जब सैन्य पुरस्कार की बात करें, सर्वश्रेष्ठ यदि जब सैन्य पुरस्कार की बात करें, तो सैन्य पुरस्कार की बात की जाए तो सैन्य पुरस्कार में आ जाएगा आपका जो है परमवीर चक्र। परमवीर चक्र भारत का सर्वश्रेष्ठ सैन्य पुरस्कार जो है कौन है? परमवीर चक्र। लेकिन वही बात की जाए भारत का सर्वश्रेष्ठ नागरिक पुरस्कार कौन है? तो सर्वश्रेष्ठ नागरिक पुरस्कार की बात करें तो नागरिक पुरस्कार में आ जाएगा भारत रत्न। भारत रत्न, भारत रत्न। दुनिया का सबसे महान पुरस्कार कौन माना जाता है? तो सबसे महान पुरस्कार माना जाता है नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार से बड़ा अभी तक जो है वर्ल्ड में कोई पुरस्कार नहीं है। तो नोबेल पुरस्कार 1921 से दिया जाता है, वो सब डिटेल बाद में जानेंगे। पहले यहाँ जान लेते हैं किस भारतीय वैज्ञानिक को केवल नोबेल पुरस्कार मिला बल्कि भारत रत्न भी उसको मिला है। तो वो मिले किनको? तो सीवी रमन को। किसके क्षेत्र में? भौतिकी के क्षेत्र में मिले। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्र में दिया जाता है, चिकित्सा के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, 6 क्षेत्र में दिया जाता है। तो उसमें भौतिकी के क्षेत्र में इनको मिला था। अब इनके बारे में और जान लेते नोबेल पुरस्कार डॉक्टर सीवी रमन के बारे में, फिर उसके जो चारों ऑप्शन था उसके बारे में भी जानेंगे। सीवी रमन को 1930 ईस्वी में भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार मिला था। पूछ सकता है डॉक्टर सीवी रमन को भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो इनको मिला था 1930 ईस्वी में। उन्हें 1954 में भारत रत्न मिला, मतलब पहले मिला नोबेल पुरस्कार और बाद में मिला इनको भारत रत्न 1954 में मिला। अपने करियर की शुरुआत 1924 में उन्होंने रॉयल सोसाइटी के सदस्य चुना और ये सब नहीं पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन यही पूछ सकता है कि भारत रत्न जो है उन्हें कब मिला? तो भारत रत्न 1954 में मिला और नोबेल पुरस्कार कब मिला? तो नोबेल पुरस्कार 1930 ईस्वी में मिला।
ये दो क्वेश्चन यहाँ से बना। और जान लेते हैं डॉक्टर विक्रम साराभाई के बारे में, अंतरिक्ष से संबंधित है। डॉक्टर विक्रम साराभाई अंतरिक्ष से संबंधित है। इन्हें क्या मिला? तो डॉक्टर विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है। 1947 में कैम्ब्रिज के स्वतंत्र भारत लौटने के बाद उन्होंने अहमदाबाद में भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना भी किया। ये भी पूछ सकता है, अहमदाबाद में भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला, PRL, इसे हल्के में नहीं लेना, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। 1947 में कैम्ब्रिज से स्वतंत्र भारत लौटने के बाद, कैम्ब्रिज होगा कहीं अलग, वहां से भारत जब लौटे तो PRL मतलब फिजिक्स अनुसंधान प्रयोगशाला, लेबोरेटरी की स्थापना इन्होंने किया है। इन्हें अंतरिक्ष का जनक कहा जाता है। इन्हें कोई पुरस्कार वैसे अपने भारत रत्न मिला ना ही इनके मिला है क्या नोबेल पुरस्कार। सर जगदीश चंद्र बोस, सर जगदीश चंद्र बोस ने प्रदर्शित किया कि पौधे उसको मतलब वनस्पति के क्षेत्र में, पौधे के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे मिला? तो बोला जगदीश चंद्र बसु को। अमेरिका पेटेंट से सम्मानित किया। होमी जहांगीर भाभा, जो भाभा के स्थापना किए थे, होमी जहांगीर भाभा, इसे जो परमाणु का जनक माना जाता है। भारत में परमाणु कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? तो होमी जहांगीर भाभा को माना जाता है। ये सब क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विषमताओं का द्वीप कहा जाता है? अंड महाद्वीप, अफ्रीका को बोला जाएगा। लेकिन विषमताओं का महाद्वीप, विषमताओं का मतलब हुआ कि वहां पर जो है अलग अलग जो है लोग, अलग अलग प्रकार के लोग, मतलब कोई ज्यादा गरीब है तो कोई ज्यादा अमीर है। विषम मतलब कहीं भी परिस्थिति बराबर नहीं, जैसे जमीन उड़ा खावड़ होता है उसी तरह से यहाँ विषम परिस्थिति है। वो कहाँ? यूरोप में। यूरोप इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यूरोप के बारे में पूरे गहरे से जान लेते हैं, यूरोप से कौन कौन फेमस क्वेश्चन बनता है। वह महाद्वीप जिसे प्राय विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है वो है यूरोप। यद्यपि यूरोप ने समग्र रूप से ओशिनियो देशों, ये सब नहीं क्वेश्चन पूछ सकता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है यूरोप में कुल कितना देश है? तो यूरोप में बात करें तो टोटल के टोटल यहाँ पे 53 देश है। टोटल के टोटल यहाँ पे 53 देश है। और 53 सभी देश में जो है विषमताओं पाया जाता है। कोई ज्यादा अमीर है, कोई ज्यादा गरीब है। यूरोप के मरीज की बात करें तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। और इसके बारे में इतना सारा पॉइंट है कि आप पढ़ सकते हैं। यह अफ्रीका और एशिया दोनों के साथ यूरोपीय यूरेशिया के महाद्वीपीय भूभाग को साझा करते हैं। मतलब यह जो है एशिया से भी सटा है और अफ्रीका से भी सटा, दोनों से सटा हुआ है। इस महाद्वीप में 40 से अधिक देश है, मतलब वही 53 के आसपास है। और प्राइम मेरिडियन यूनाइटेड किंगडम जो लंदन से होकर के गुजरता है। प्राइम मेरिडियन जो 0 डिग्री ग्रीनविच लाइन है वो कहाँ से गुजरती है? लंदन से होकर के गुजरती है, जिससे समय को मापा जाता है। यूरोपीय जलवायु काफी हद तक गर्म अटलांटिक धाराओं से प्रभावित होती है, जो महाद्वीप के अधिकांश भाग में सर्दी और गर्मी को कम करती है। ये सब यूरोप से संबंधित क्वेश्चन है। यूरोप की सभ्यता संस्कृति को प्राचीन ग्रीस और प्राचीन रोम से मिलते हैं। अगला क्वेश्चन बात करें, निम्न में से भारत किसका सबसे बड़ा निर्यातक है? आयातक तो भारत पेट्रोलियम का है, तो सबसे ज्यादा निर्यातक किसका? तो वो कपड़ा का निर्यात सबसे ज्यादा करता है। जूट, कपास, ये तो है भारत में होता है, इसीलिए भारत जो है जो कपड़ा का निर्यात सबसे ज्यादा करता है। इसके बाद करता है दवाई का निर्यात। दवाई मेडिसिन के मामले में भारत दुनिया का नंबर 1 देश है निर्यात करने के मामले में। अगला इसके बारे में और डिटेल जान लेते हैं, कपड़ा के बारे में। भारत का कपड़ा उद्योग देश के सबसे पुराने और महत्वपूर्ण उद्योग में से एक है। कपड़ा एक ऐसा उद्योग है जिसमें पढ़े लिखे और अनपढ़ दोनों लोग काम कर सकते हैं। भारत का दूसरा सबसे बड़ा रोजगार सृजन करने वाला क्षेत्र बना हुआ, मतलब भारत में सबसे ज्यादा यदि जब कोई उद्योग रोजगार देता है तो वो है कपड़ा उद्योग। जितना भी बिहार के लोग सूरत जाते हैं, कलकत्ता जाते हैं, वो लोग कपड़ा में ही लगभग काम करते हैं। तो कपड़ा उद्योग जो है बहुत जो है रोजगार देता है यहाँ पे। भारत कपड़ा और परिधान का विश्व का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश है और वित्तीय वर्ष 2022 में निर्यात 44 पॉइंट, मतलब दुनिया का दूसरा। भारत अपने आप में पहला है लेकिन दुनिया का जो है दूसरा बड़ा देश है कपड़ा के निर्यात करने में। भारतीय कपड़ा उद्योग पारंपरिक हथकरघा मतलब हाथ से बनाया जाता था और आधुनिक उस तकनीक से भी बनाया जाता है। और जीडीपी में लगभग इसका योगदान जो है 1% है। कपड़ा का योगदान जो है 1% योगदान अकेले करता है। भारत विश्व में कपास, जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है। रेशम का भी विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में कपास और जूट होता है और इसी के बदौलत यह जो है कपड़ा सबसे ज्यादा निर्यात करता है और रेशम भी यहाँ पे ये निर्यात करता है। अगले क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे,
निम्नलिखित में किस द्वीप का प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप है? सैंडविच द्वीप के नाम से किसे जाना जाता है? तो जाना जाता है हवाई द्वीप। सैंड का मतलब बालू होता है, बीच का मतलब समुद्र का जगह। सैंडविच द्वीप का हवाई द्वीप को जाना जाता है। बाकी सबके बारे में भी जानकारी जान लेते हैं। हवाई द्वीप, हवाई द्वीप उत्तरी प्रशांत महासागर में, ये पूछ सकता है हवाई द्वीप कौन महासागर में है? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, बंगाल की खाड़ी से ऑप्शन दे सकता है। तो हवाई द्वीप जो उत्तरी नॉर्थ अटलांटिक, नॉर्थ पैसिफिक ओशियन, उत्तरी प्रशांत महासागर, 8 प्रमुख जल द्वीप से मिलकर के यह बना हुआ है। और इसमें आप बात करिए द्वीप निकटतम महाद्वीप में लगभग, यह मतलब अमेरिका के भी निकटतम महाद्वीप है। हवाई के 8 मुख्य द्वीप हवाई, माओ, कोहनलावो, लनाई, ये सब नहीं पूछ सकता। ये पूछ सकता है कि हवाई द्वीप किस महासागर में है? तो प्रशांत महासागर में। कौन प्रशांत महासागर? उत्तरी प्रशांत महासागर में। इससे ज्यादा अंदर नहीं जा सकता। वही दूसरा ऑप्शन, पहला ऑप्शन फिजी था। फिजी द्वीप के बारे में क्या कहता है? फिजी द्वीप समूह दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है। वो था उत्तरी प्रशांत महासागर और यह है दक्षिण प्रशांत महासागर। दोनों प्रशांत महासागर में, लेकिन ग्रीनलैंड उत्तरी प्रशांत महासागर और फिजी जो है दक्षिणी प्रशांत महासागर। दोनों जो है दो महासागर में, एक उत्तरी में है और फिजी जो है दक्षिणी में। और सबका एरिया भी दिया हुआ है। सबका एरिया दिया हुआ है कि 92,600, 9,26,000 की विविध आबादी है यहाँ पे। 2 प्रमुख द्वीप बीटी, लेबू और गोंडी, सब डिटेल उतना नहीं पूछेगा। ग्रीनलैंड की बात करते हैं, ग्रीनलैंड डेनमार्क राज्य का एक उत्तरी अमेरिका स्वायत्त क्षेत्र है। सभी आपका सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन है? तो सबसे बड़ा द्वीप समूह, द्वीप से क्वेश्चन आ गया, पूछेगा सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन है? तो द्वीप समूह की बात करें तो इंडोनेशिया है। द्वीप समूह कौन है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जो दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है, इंडोनेशिया। द्वीप समूह से क्वेश्चन नहीं पूछ सकता। सबसे बड़ा द्वीप कौन है? तो सबसे बड़ा द्वीप हो जाएगा एशिया। तुवालू की बात करें तो यह भी एक पॉलिनेशियाई सूक्ष्म राज्य है जिसमें दक्षिण प्रशांत महासागर में, मतलब ये भी तुवालू भी दक्षिण प्रशांत महासागर में है, लेकिन ये सबका वैसा कोई योगदान नहीं है क्योंकि ये सब छोटा छोटा है। तो तुवालू भी याद रख लेना। तुवालू भी कहाँ पड़ता है? तो ये भी दक्षिण प्रशांत महासागर में। तो हवाई द्वीप उत्तरी प्रशांत महासागर में, फिजी द्वीप दक्षिणी प्रशांत महासागर में, तुवालू द्वीप यह भी जो है दक्षिणी प्रशांत महासागर में। अगला क्वेश्चन, कौन सा एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरता है? इसके बताना नहीं पड़ेगा। तो ये है कौन महाद्वीप? ये अफ्रीका महाद्वीप, अन्य महाद्वीप के नाम से भी इसे जाना जाता। अब बात की जाए अफ्रीका महाद्वीप, कर्क रेखा सड़ते पृथ्वी है और पृथ्वी की थोड़ा सा 1 मिनट में बता देते हैं। 0 डिग्री अक्षांश को बोला जाता है कर्क रेखा, 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश को बोला जाता है, 0 डिग्री अक्षांश को बोला जाता है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा यानी इक्वेटर बोलते हैं। और 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश को बोला जाता है कर्क रेखा और 27 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को बोला जाता है मकर रेखा। और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कर्क रेखा की बात करें तो अफ्रीका एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है। अफ्रीका ही एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर तीनों गुजरते हैं। और अफ्रीका संबंधित है, अफ्रीका महाद्वीप में सहारा मरुस्थल है। मरुस्थल में पूछता, सहारा मरुस्थल अफ्रीका में है। आटाकामा चिली में पड़ता है, यहाँ पे कालाहारी मरुस्थल, मतलब कि ये सभी जो मरुस्थल दिख रहा है अफ्रीका वाला, सहारा मरुस्थल हो गया, नामी मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल, ये सब मरुस्थल अफ्रीका में स्थित है। भारत में बात किया तो भारत में थार है। थार मरुस्थल कहाँ पड़ता है? तो ये भारत में पड़ता है। सवाना इस महाद्वीप में पाया जाने वाला एक घास का मैदान है। सवाना भी अफ्रीका में ही पाया जाता है जो घास का एक मैदान है। ये सब क्वेश्चन पूछता है, तभी टेट 2 के सबको दिया है कि सवाना महाद्वीप का एक सबसे बड़ा घास का मैदान है। और इसमें और बात की जाए तो ये मैप यहाँ से होकर कर्क रेखा और मकर रेखा गुजरती है। अब थोड़ा अगले पीडीएफ, थोड़ा 1 मिनट में चलते हैं पीडीएफ की तरफ। WPS ऑफिस बहुत सारे प्रश्न आज के सेशन में आपको क्लियर हो जाएगा। हाँ, तो निम्नलिखित में सुमेलित कीजिए। आपको सुमेलित करना कि कौन किससे मैच कर रहा है, ऐसा भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। उगते सूरज का देश कौन है?
तो उगते सूरज का देश बोला जाता है जापान को, मतलब एक के तीन सभी में है, दो गो में ऑप्शन, मतलब दो ऑप्शन ऐसा ही हटाए। मध्य रात्रि की भूमि कहा जाता है नॉर्वे को बोला जाता है। हजार झीलों की भूमि फिनलैंड को बोला जाता है। वज्र की भूमि भूटान को बोला जाता है। तो डी के मिला सकते हैं आप यहाँ से, इस आधार पे ऑप्शन इसका जो है बी के 4 हो जाएगा, बी के 4 हो जाएगा। वज्रभूमि यानी डी के 5, हाँ 4 नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसके बारे में थोड़ा सा इसमें जानना क्या है, इसमें कुछ छोटी सी बताएं दिया वही कि उगते सूरज का देश जापान बोला जाता, मध्य रात्रि का सूर्य नॉर्वे, और हजार झीलों की भूमि फिनलैंड, वज्रभूमि भूटान। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट की बात करें तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट की बात करें तो वो है भूटान। इसे लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से जानते, इसी को अंग्रेजी में पूछ सकता है, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, थंडरबोल्ट। उगते भारत में पूछ सकता है, भारत में सूरज जो है सबसे पहले किस राज्य में उगता है, तो भारत में सबसे पहले सूरज जो है ये अरुणाचल प्रदेश में उगता है, देखिए, और उगता है कहाँ, गुजरात में। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत के संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है, तो भारत किसका संघ है, तो भारत राज्यों का संघ है। भारत के संविधान यही कहता है। और भारत के संविधान में किसके लिए कौन अनुच्छेद में क्या कहा गया है, वो भी हम एक नजर में देख लेते, थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। अनुच्छेद 1 कहता है कि इंडिया अर्थात भारत, इंडिया और भारत दोनों लिखा हुआ, वो राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है। अनुच्छेद 1 कहता है कि इंडिया अर्थात भारत जो है राज्यों के संघ के रूप में, मतलब यूनियन, मतलब कोई भी राज्य से अलग नहीं हो सकता, संघ के रूप में वर्णित करता है। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत के क्षेत्रों को 3 श्रेणी में बांटा गया, राज्य क्षेत्र, केंद्र शासित क्षेत्र और वैसा क्षेत्र जिसका भारत सरकार द्वारा किसी भी समय अधिग्रहण किया जा सकता है। भारत को 3 जगह है, एक राज्य क्षेत्र हुआ, एक यूनियन टेरिटरी हो गया, दिल्ली पंजाब चंडीगढ़, दिल्ली चंडीगढ़ अंडमान निकोबार, और एक हुआ जिसे पीओके हो गया, किसी भी समय उसे कब्जा किया जा सकता है। तो भारत के राज्य में, भारत के क्षेत्रों को 3 क्षेत्र में बांटा गया है। वर्तमान देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अनुच्छेद 2, संसद को भारत संघ में प्रवेश कराने और ऐसे, मतलब संसद के काम दिया हुआ जिसे आप पढ़ सकते, संसद चाहेगा तो किसी भी राज्य को तोड़ मरोड़ के अलग कर सकता है, एरिया को बांट सकता है, और बहुमत मिलने पर वो किसी भी बिल बना करके चाहेगा तो पीओके को भी युद्ध करके वापस ले सकता है, वो सब संसद की शक्ति है, उसमें दिया गया संविधान। अगला क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया, सूचना का अधिकार अधिनियम मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई जिसे बोल सकते हैं, ये जो है 2005 ईस्वी में लागू किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 जून 2005 ईस्वी, इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 जून 2005। अब इसके बारे में जान लेते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था, मतलब इसे संसद पारित किया गया था। आरटीआई विधेयक भारत के संसद द्वारा 15 जून 2005 को पारित किया गया था। हर दिन औसतन 4800 से अधिक आरटीआई आवेदन दाखिल होता, मतलब लगभग 5000 आरटीआई प्रतिदिन जाता है सरकार के पास, और सरकार को उसका जवाब देना पड़ता है। लेकिन आरटीआई का शर्त है कि कुछ गोपनीय चीज, जिसे बोलेगा कि हाल ही में मीटिंग हुआ है कि सीसीएस का, मीटिंग में क्या बोला गया, तो कुछ जो देश के रक्षा संबंधी चीजें उसे गोपनीय रखने का अधिकार है, वो नहीं बताया जा सकता। हम लोग वैकेंसी कट ऑफ के बारे में भी पूछ सकते हैं। अनुच्छेद 19 में कहा गया है, और यहाँ पे आरटीआई से संबंधित अनुच्छेद 19 में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 17 में छुआछूत मतलब अस्पृश्यता के अंत के बारे में बताया गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के आधार पर, मतलब सूचना का अधिकार अधिनियम जो है किस अनुच्छेद से बना, तो ये अनुच्छेद 19 की सहायता लेकर के सांसद बनाया। अगला है, आम चुनाव के बाद प्रोटेम स्पीकर, मतलब जब लोकसभा का चुनाव होता है तो उस समय प्रोटेम स्पीकर को जो कि राष्ट्रपति नियुक्त करता है, तो सभी सांसद का सदस्यता समाप्त हो जाता है, राज्यसभा नहीं, कुछ ही सांसद का सदस्यता समाप्त होगा। तो उस समय जो कुछ क्षण के लिए, जिसे मान लीजिए कि अभी 2025 में चुनाव होने वाला है लोकसभा का, तो इस समय जितना भी 545 सांसद है, इस सभी का सदस्यता रद्द हो जाएगा, और रद्द हो जाएगा तो लोकसभा में नए सांसद आएंगे तो उसको जो है शपथ कौन दिलाएगा, तो उस समय जो है यहाँ पे शपथ दिलाने का काम कौन करेगा, तो उस समय यहाँ जो है प्रोटेम स्पीकर, मतलब इसे डिप्टी स्पीकर बोल सकते, वो ही इस समय जो है दिला सकता है। तो प्रोटेम स्पीकर एक लैटिन वाक्यांश है जिसका अर्थ होता है कुछ समय के लिए,
और प्रोटेम स्पीकर एक अस्थायी स्पीकर होता है, मतलब इसे किसी भी समय जो है हटाया जा सकता है जब सभी लोकसभा के लोगों को जो है कि शपथ का काम पूरा हो जाएगा। तो राष्ट्रपति राज्यपाल का नवनिर्वाचित सदन के बैठकों की अध्यक्षता करने के लिए प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करता है, मतलब कुछ समय के लिए यह प्रोटेम स्पीकर जो है लागू होता है कुछ समय के लिए। और शपथ इसका कौन दिलाता है? तो शपथ जो है दिलाता है वो राष्ट्रपति इसका शपथ दिलाता है। और प्रोटेम स्पीकर जो है यदि जब सिद्ध करे कि हमें सिद्ध करना, बहुमत भी सिद्ध करना है, जिसे फ्लोइंग टेस्ट भी बोला जाता है, यह लोकसभा और विधानसभा दोनों में होता है। तो फ्लोर टेस्ट बोला जाता है। तो फ्लोर टेस्ट के दौरान भी प्रोटेम स्पीकर के पास ही पूरी की पूरी पावर रहता है। फिर जो है जैसे ही चुनाव हो जाता है, नया स्पीकर बना दिया जाता है, तो फिर ये अपना पद जो है छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के विचार कौन रखा था कि भारत में एक संविधान होना चाहिए? ये एम.एन. रॉय बताया थे। श्री राजगोपालाचारी मतलब चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो थे भारत के स्वतंत्र प्रथम गवर्नर जनरल थे। स्वतंत्र प्रथम गवर्नर जनरल कौन से? स्वतंत्र भारत की बात करिए, इंडिपेंडेंट इंडिया के गवर्नर जनरल थे एकमात्र श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। भीमराव अम्बेडकर के बारे में जानते सकते हैं। भीमराव अम्बेडकर मऊ में इनका जन्म हुआ था और ये संविधान के जनक कहा जाता है। भारत के संविधान सभा का विचार एम.एन. रॉय ने दिया था। कब दिए थे? तो 1934 ईस्वी में बोल दिए थे कि भारत में जो है एक होना चाहिए, क्या चीज होना चाहिए? तो भारत में एक संविधान होना चाहिए भारत के लोगों के लिए, और वो विभिन्न क्षेत्रों से होना चाहिए। लेकिन इसमें मुस्लिम लीग जो था अड़चने डाल दिया था, क्योंकि उसको एक अलग धर्म के आधार पे जो अलग देश चाहिए था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा किया कि स्वतंत्र भारत, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि पूर्ण स्वतंत्रता कब लागू हुआ? तो पूर्ण स्वतंत्रता जो है मतलब हमको पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, इसकी घोषणा 1929 के लाहौर अधिवेशन में हुआ था। और जब इस प्रस्ताव को अगस्त प्रस्ताव के द्वारा स्वीकार किया गया तो 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है ब्रिटिश सरकार ने एक मसौदा प्रस्ताव के साथ भारत आया। और क्योंकि मुस्लिम लीग चाहती थी कि भारत को दो अलग अलग संविधान के साथ जो है बांट दिया जाए, इसीलिए जो है वो इस प्रस्ताव से खुश नहीं था। क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ था आपका प्रश्न, क्योंकि मुस्लिम लीग चाहती थी कि भारत को दो अलग अलग संविधान सभाओं के साथ स्वतंत्र राज्य में विभाजित किया जाए, इसीलिए उन्होंने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर दिया और कैबिनेट मिशन योजना द्वारा बनाई गई इस योजना के अंतर्गत नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। मतलब विचार रखा गया 34 में और नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था। कितना नवंबर ये पूछ सकता है? तो 26 नवंबर को हुआ था, याद रखना। संविधान सभा के चुनाव जो जुलाई अगस्त में हुआ था 1946 में सब, जिसमें जब चुनाव हुआ तो इसमें जो है जिससे अभी सांसद का चुनाव हुआ उसी प्रकार से जो है लोकसभा में जो संविधान में भाग ले रहे थे उनका चुनाव हुआ था। और इसमें 208 सीट कांग्रेस जीती थी, मुस्लिम लीग 73 सीट जीती थी और निर्दलीय 15 सीट और 93 सीट रियासत को दिया गया था। जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, हैदराबाद हो गया, गुजरात में था, राजस्थान में, तो कुछ जो राजा के पास रियासत था उसको दिया गया था, लेकिन ये भाग नहीं लिया था। तो सिर्फ इतना में है कि संविधान का गठन हुआ और अलग अलग क्षेत्र से सभी वर्गों के लोग उसमें आए थे। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य से निहित किया गया है? तो मूल कर्तव्य की बात करें यहाँ पे तो भाग 4 में मूल कर्तव्य से निहित किया गया था। और यहाँ पे मौलिक कर्तव्य की बात करें तो मौलिक कर्तव्य यहाँ से लिया गया, तो मौलिक कर्तव्य जो है हम लोग के संविधान में रूस से लिया गया। क्वेश्चन पूछता है कौन देश के संविधान से भारत में मौलिक कर्तव्य लिया गया? तो मौलिक कर्तव्य जो है रूस से लिया गया है। और कितना मौलिक कर्तव्य है? टोटल मौलिक कर्तव्य को हमने इसमें लाया है। सरदार स्वर्ण सिंह की समिति के आधार पर जो है मौलिक कर्तव्य बना। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने इसकी अनुशंसा की थी और इसे 42वें संविधान संशोधन के बाद लागू किया गया था। इसे मौलिक कर्तव्य को कौन लागू लाया था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति द्वारा लाया गया था। 42वें संविधान संशोधन के आधार पर लाया गया था। और यह संशोधन जो है अनुच्छेद 51 में एक करके लाया गया, संशोधन करके लाया गया था। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लाया गया था? रूस से लाया गया था। कौन कौन है यहाँ देख सकते हैं। पहला मौलिक कर्तव्य है संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों और संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान। हर एक नागरिक का कर्तव्य है कि राष्ट्रगान और जो है राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करेगा, पहला। दूसरा कर्तव्य उन महान आदर्शों को संयोजना और उनका पालन करना चाहिए जो स्वतंत्रता के लिए हमारा राष्ट्रीय संघर्ष से प्रेरित करता है। मतलब जो हमारे लिए शहीद हुए स्वतंत्र भारत करने के लिए, उनको प्रेरणा को हम लोगों को मानना पड़ेगा। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना, इसकी रक्षा करना, ये भी कर्तव्य बनता है।
देश की रक्षा करना और आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना, मतलब आवश्यकता पड़ने पर अपना खून भी बहा देना, मतलब कि अपना बलिदान भी दे देना, ये हर एक नागरिक का कर्तव्य है। भारत के सभी लोगों के बीच धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय अनुभागीय विविधताओं में परे सद्भाव और समान भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना और महिलाओं की गरिमा के विरुद्ध अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना, ये हर एक नागरिक का कर्तव्य बनता है। और अब पढ़ सकते हैं कितना बढ़िया से मौलिक कर्तव्य कोई भी चीज में दिया गया है। अगला क्वेश्चन की बात की जाए, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय को सभी अधीनस्थ न्यायालय पर अधिवीक्षण की शक्तियां देता है? मतलब सर्वोच्च न्यायालय जो है, सभी जितना भी भारत में हाई कोर्ट है, एक होता है सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो है जो दिल्ली में है, सभी हाई कोर्ट पे अपना नियंत्रण रख सकता है। तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा 227, अनुच्छेद 227 में होता है। अनुच्छेद 227 में, बाकी सब अनुच्छेद के बारे में जान लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 227 कहता है कि सभी अधीनस्थ अधिनालयों पर अधिवीक्षण की शक्तियां उच्च न्यायालय को दी गई। यह अनुच्छेद प्रत्येक उच्च न्यायालय को उन सभी क्षेत्रों में सभी न्यायालय और न्यायाधीशों पर लागू करता है। और इसके केवल अनुच्छेद जान लेते हैं। 229-27 कहता है कि उच्च न्यायालय जो है, जितना भी भारत में न्यायालय है, उस पर जो है अपना काबू रखेगा। 226 बोलता है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 226, न्यायालय के भारत के संविधान में 49 के भाग 3 द्वारा किसी अन्य कारण से ग्रांटीकृत किसी भी मूलभूत मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति और क्षमता प्रदान करता है। ये 226 का था। तो 1949 के संविधान के अनुसार किसी भी मौलिक कर्तव्य को लागू करने का जो है शक्ति उसमें दिया गया, जो 1949 के समय हुआ। 228 बोलता है कि कुछ मामलों में उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने से संबंधित यदि उच्च न्यायालय इस बात से संतुष्ट है कि उसके अधीनस्थ न्यायालय में लंबित एक मामले में इस संविधान की व्याख्या के रूप में कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है, जिसका निर्धारण मामले से निपटने के लिए, मतलब कुछ ऐसा केस जो न्यायालय में है जो कि बहुत इंपोर्टेंट है, उसे अनुच्छेद 228 के थ्रू जो है सर्वोच्च न्यायालय ले सकते हैं। तो 27 बोलता है, अनुच्छेद 27 बोला है यहाँ पे कि उच्च न्यायालय को यह शक्तियां दी गया है कि अपने अधीनस्थ न्यायालय को ही काबू में कर सकता है। 26 बोला गया है कि 1949 में कुछ ऐसा मामला था जो अभी तक नहीं सुलझा, उसे सुलझा सकता है। और 28 बोलता है कि जो अधीनस्थ न्यायालय में कुछ ऐसा केस चल रहा है जो उससे नहीं सुलझ रहा है, उसे भी यह सुलझा सकता है। 29 बोलता है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 229 उच्च न्यायालय के अधिकारियों को सेवकों तथा व्यय से संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कुछ मामलों में राज्य लोक सेवा आयोग के परामर्श के अधीन विभिन्न पदों पर नियुक्तियां करने का अधिकार, मतलब विभिन्न पद पर नियुक्ति करने का अधिकार जो है, नियुक्ति का अधिकार अनुच्छेद 229 में दिया गया है। तो इस टाइप का प्रश्न आपको कैसा लगा पढ़ने में, वो कमेंट में बताइएगा। इस तरह से हम 100 के 100 प्रश्न भी अगले वीडियो में ला सकते हैं, लेकिन आप लोग इसे कमेंट में जरूर बताइए जब लास्ट तक वीडियो को देखते होंगे तब।